नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज का वीडियो हमारा पार्ट 4 चैप्टर नंबर 6। तो तीसरा वीडियो हमने बनाया है, इसके बाद हम चौथा भी वीडियो तैयार कर रहे हैं और इसमें प्रश्न नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। और देखिए इसमें मून, स्टार और सन साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। 31/3/17 को सन निवृत्त होता है। उसके बाद मून और स्टार का भविष्य का लाभांश का अनुपात रहेगा 5:1। आपको नया अनुपात दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर आपको सारी बाकियाँ दी गई हैं। समायोजन देख लेते हैं। तो इसमें पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन दिया है 60,000 और लेनदारों को 1 मास बाद चुकाना है। जिन्हें तुरंत चुकाया जाए तो 12% बट्टा मिलता है और तुरंत चुका दिया गया। तो 1 मास बाद चुकाना है तो इसका मतलब 1 महीने का यानी 1/12 जो है बट्टा यहाँ प्राप्त होगा। उसको देख लेंगे। बही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है। कंप्यूटर मूल ले जाता है तो साझेदारी ले जाता है तो पूंजी खाते उधार कर देंगे और उसकी कीमत में 12,000 बढ़ोतरी बता देंगे, क्योंकि अपलिखित हो गया था, उसकी कीमत 12,000 हो गई है। और सन की निवृत्ति के बाद मून और स्टार की पूंजी, यहाँ देखिए मून और स्टार की पूंजी नए लाभांश के अनुपात में रखेंगे। अंतर की रकम को कहाँ ले जाएंगे हम? अंतर के को बैंक खाते ले जाएंगे। तो इतनी माहिती आपको दिया है। थोड़ी गणना देख लेते हैं पहले इसमें संबंधित। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको देखो नया पुराना दोनों अनुपात दे रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर मून, स्टार और सन, इनका पुराना अनुपात के बारे में सूचना नहीं है तो समान हुआ 1:1:1। फिर मून और स्टार का नया अनुपात दिया है रिटायरमेंट के बाद 5:1। और उसके बाद यहाँ पर लाभ का अनुपात जैसे हम निकालते हैं हमेशा की तरह, नया माइनस पुराना। तो यहाँ पर नया 5/6 है मून का, पुराना 1/3 है, 3/6 हुआ। और स्टार का 1/6 नया है, पुराना 1/3 है, तो -1/6। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर स्टार को क्या हुआ? त्याग। इसका मतलब ख्याति का भुगतान स्टार को भी करना पड़ेगा। और कौन करेगा? उसे मून करेगा। और सन रिटायर होता है, उसको ख्याति देनी पड़ेगी। तो गणना देखिए, सन की ख्याति 60,000 मूल्य निश्चित हुआ है तो सन की ख्याति 1/3 भाग उसका है सन का, तो 1/3 यानी कितना चुकाना पड़ेगा? 20,000। तो सन को चुकानी है ख्याति 20,000 और स्टार का त्याग हुआ है इसलिए उसको ख्याति मिलेगी 1/6। इसका -1/6 है तो 1/6 इसको ख्याति मिलेगी 10,000 रुपया। तो इस तरह से मून को लाभ हुआ है तो मून दोनों को चुकाएगा। तो देखिए मून के पूंजी खाते उधार 30,000, सन के पूंजी खाते का 20,000 और स्टार के पूंजी खाते का 10,000। इस तरह से ये प्रविष्टि होगी जिसको हम प्रश्न में हल करेंगे। लेनदार का समझ लीजिए। तो लेनदार है 60,000। अगर लेनदार को 1 मास बाद चुकाया जाए तो पूरा चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुरंत चुकाया जाए तो उसको जो है 12% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसकी गणना देखिए, लेनदार की रकम है 60,000 और 12% उसका जो है दर है, इसका बताया 12% जो बट्टा मिलेगा। और 1 महीना पहले भुगतान हो रहा है तो 1/12 का गुणा कर दिया और इस तरह 600 रुपया बट्टा जो है प्राप्त होगा लेनदारों को चुकाने से। तो 600 रुपया बट्टा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे मून और इसकी पूंजी निकालेंगे, थोड़ा सवाल गिनते हैं, उसके बाद वो जल्दी समझ में आएगा आपको। तो अब इसमें सबसे पहले तो हम बाकी नोट कर लेंगे इसमें एक तरफ से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है मकान। यहाँ पर है मकान है 2,40,000, उसको दर्शा देंगे। मकान 2,40,000। उसके बाद है यंत्र 1,30,000। यहाँ पर यंत्र की कीमत है 1,30,000 यंत्र हो गया। यंत्र के बाद है फर्नीचर 80,000 है यहाँ पर। फर्नीचर के बाद है स्टॉक। तो यहाँ पर स्टॉक आप देख पाएंगे 45,000 का है। तो स्टॉक 45,000। और उसके बाद है देनदार। देनदार है 30,000। देनदार में 30,000। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा रोकड़ दिया है या बैंक दिया है 1,75। तो इसको हम दर्शा देंगे रोकड़ या बैंक खाते में उधार में 1,75,000 शेष आगे लाई। फिर संपत्ति पूरा हुआ। दायित्व पक्ष में तीनों साझेदारों की पूंजी 1,60,000, 2 लाख और 1,80,000। तो इसको हम पूंजी खाते के जमा पक्ष में तीनों की पूंजी 1,60,000 और इसका है 2 लाख
और 1,80,000। तो तीनों की पूंजी दर्शा दी है। उसके बाद आता है सामान्य अनामत। तो सामान्य अनामत अब यहाँ पर हम इसको तीनों में बांट देंगे। तो सामान्य अनामत 90,000 है, समान हिस्सा है, तो तीनों को 30,000 मिलेगा। 30,000 के हिसाब से तीनों को प्राप्त होगा। तो 30,000, 30,000 और 30,000, तीनों साझेदारों का भुगतान हो गया। उसके बाद है यहाँ पर लेनदार। तो लेनदार यहाँ पर आपको दिया है 60,000। तो लेनदार आपको यहाँ पर बोला गया है कि लेनदार का भुगतान कर दिया जाता है। ये देखिए समायोजन, लेनदारों को 1 माह से बाद चुकाना था, जिन्हें तुरंत ही वार्षिक 12% बट्टे से चुका दिया गया है। तो फिर इसका भुगतान जब कर दिया गया है तो इसको हम रोकड़ खाते में दर्शा देंगे। अपने भुगतान करेंगे तो रोकड़ खाते में, जमा पक्ष में लेनदार खाते। और 60,000 है, उसमें 600 बट्टा मिल जाएगा। ये हमने जो गिनती किया यहाँ पर, ये देखिए 600 रुपया बट्टा लेनदार को यहाँ प्राप्त होगा। 60,000 में से 12/100, 1/12, 1 मास का बट्टा हुआ 600 रुपया। तो 60,000 में 600 माइनस करेंगे, 59,400 ये रकम बचेगी। तो ये भुगतान हो जाएगा। भुगतान यानी जमा होता है, रोकड़ में जमा कर देंगे, 59,400 जमा कर दिए। और ये जो 600 रुपये का लाभ हुआ उसको हम दर्शा देंगे पुनः मूल्यांकन खाते में, यहाँ 600 रुपया ये जो लाभ हुआ है। तो आपका लेनदार कंप्लीट हो गया इसमें। उसके बाद आता है देनी हुंडी। देनी हुंडी यहाँ बताया है 10,000। तो देनी हुंडी को दायित्व में यहाँ दर्शा देंगे 10,000। तो ये हमारी सारी माहिती कंप्लीट हो गई। अब समायोजन ले लेते हैं। पहला समायोजन, पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है। उसकी गणना हमने पहले से कर रखा है, तो हमने गणना दिखा है यहाँ पर। तो मून के पूंजी खाते में उधार करना है 30,000। तो यहाँ पर हम पूंजी खाते के उधार में, और यहाँ पर स्टार की पूंजी खाते दर्शाएंगे। तो यहाँ पर स्टार में जो है 10,000 है, उसको प्राप्त होगी, और मून को चुकाना होगा, और सन को भुगतान करना होगा 20,000। देखिए, तो मून के पूंजी खाते उधार कितना हो गया 30,000, और सन के पूंजी खाते जमा करेंगे 10,000 स्टार के, और सन के पूंजी खाते जमा करेंगे 20,000। तो अब ये दोनों यहाँ दर्शा देंगे कि यहाँ मून के पूंजी खाते और स्टार में 10,000 और सन में 20,000। ये ख्याति का ये प्रविष्टि हो गई इसके अंदर। और उसके बाद अब अगला समायोजन लेनदारों का हो गया। फिर बही में अपलिखित कंप्यूटर 12,000 उसकी कीमत गिनना है, और कंप्यूटर को मूल ले जाता है। तो यहाँ पर हम पूंजी खाते के उधार पक्ष में साझेदार मूल ले जाता है, तो उसमें दर्शा देंगे कंप्यूटर खाते यहाँ 12,000 कंप्यूटर ले जाता है, तो यहाँ दर्शा दिए। और दूसरा, कंप्यूटर की कीमत यहाँ पर उपज हुई है, यानी उसको अपलिखित था, उसकी कीमत उपज रही है, तो संपत्ति बढ़ेगी। तो संपत्ति की वृद्धि के रूप में यहाँ पर हमने 12,000 कंप्यूटर की कीमत यहाँ दर्शा दिया। तो दो असर ये हो गई कंप्यूटर की। और अब उसके बाद यहाँ पर ये पूंजी के बारे में है, तो इसको हम पहले सवाल पूरा करते हैं इसके अंदर। तो अभी हमारे सारी एंट्रियाँ यहाँ पर हो गई हैं। तो पुनः मूल्यांकन पहले बंद करेंगे। तो जमा पक्ष का हुआ 12,600, उधार पक्ष में लाएंगे 12,600। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 12,600 ये लाभ हुआ, और इसको हम तीनों में बांट देंगे। तो समान हिस्सा आएगा 4,200 और 4,200, तीनों को बांट दिया। और इसको हम ले जा करके यहाँ पूंजी खाते में जमा कर देंगे, पुनः मूल्यांकन खाते, तीनों में 4,200 और 4,200, तीनों को जमा हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। अब हम पूंजी खाता को बंद करेंगे इसके अंदर। तो पूंजी खाता में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर बाकी इसकी क्या क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मून और स्टार की नई पीढ़ी में पूंजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में लिखा है। तो जैसे शर्त है उसके अनुसार पहले मून का हमने यहाँ पर जमा पक्ष का यहाँ पर रकम है 1,60,000, 30,000 और 4,200। आप देख पाएंगे यहाँ पर 1,60,000, 30,000 और 4,200। तो ये तीनों रकम हमने जोड़ा, तो ये हो रहा है इसका जो है 1,94,200। उसमें से घटाएंगे जमा पक्ष, तो इसका जमा पक्ष में से घटाएंगे उधार पक्ष। तो उधार पक्ष है 10,000, 20,000 और 12,000। ये देखिए हमने पूरा लिख भी दिया है, 10,000,
20,000 और 12,000, यानी कितना घटेगा 42,000। तो 1,94,000 जमा पक्ष में से उधार पक्ष घटेगा 42,000, तो अंतर कितना बचेगा 1,52,000। तो इसका मतलब मून का जो बाकी अभी आ रही है, जितना हमने प्रश्न किया उसके आधार पर 1,52 हो रही है पूंजी। और इसी तरह स्टार का जमा पक्ष का योग जोड़ देंगे 2,30,000, 10,000, 4200, 2,30,000 और 10,000 और 4200 ये जोड़ देंगे तो इसका टोटल हुआ 2,44,000। और इसके देखिए जमा पक्ष में कुछ नहीं है, सॉरी उधार पक्ष में कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ कुछ माइनस होना नहीं है। तो अब देख पाएंगे आप कि मून की पूंजी 1,52,000 हो रही है और स्टार की पूंजी हो रही है 2,44,200 हो रही है। तो इन दोनों की कुल पूंजी हो गई 3,96,400। और आपको सूचना दिया गया है कि दोनों साझेदारों की पूंजी निवृत्ति के बाद लाभांश के अनुपात में रखनी है, ऐसा बोला गया है। तो अब यहाँ पर लाभांश का नया अनुपात है 5:1। तो फिर ये तो 3,96,000 पूंजी है, उसको हम मून और स्टार में 4:1 में बांटेंगे, 5:1 में बांटेंगे। तो 5/6, 1/6। तो देखिए इसका आया 6 का भाग देंगे, 5 को गुणा कर देंगे तो पॉइंट में आ रहा है, तो हमने पॉइंट हटा दिया, राउंड फिगर में 3,30,333। और इसका भी 6 का भाग दिया, 1 का गुणा हुआ तो पॉइंट में आया, तो लास्ट में 7 कर दिया, तो 66,067। तो इस तरह से ये दोनों की पूंजी आई। अंतिम पूंजी इसको कहेंगे। तो अंतिम पूंजी है तो उसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे पूंजी खाते के उधार पक्ष में। तो 3,30,333 मून में 3,30,333 यहाँ दर्शा दिए। और इसका 66,067 ये पूंजी दर्शा दी है इसके अंदर। तो इस तरह ये अंतिम पूंजी। तो आपका देखिए समझन ने इसको ध्यान से यहाँ पूछा गया था, सन और की निवृत्ति के बाद मून और स्टार की पूंजी नए लाभांश के अनुपात में रखेंगे। तो उसकी पूंजी हमने कुल पूंजी निकाल करके और लाभांश के नए अनुपात में इसको वितरित कर दिया, और अंतर की रकम को आपको बैंक खाते ले जाना है। तो यानी अब जो यहाँ डिफरेंस आएगा वो बैंक खाते लिखा जाएगा। तो अब इसका हम टोटल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने साझेदार मून। तो साझेदार मून में आप देखेंगे तो इसका उधार का योग ज़्यादा आ रहा है, ये 10,000, 20,000, 12,000 और 3,30,333 जोड़ेंगे तो 3,72,333 ये इसका टोटल ज़्यादा हुआ। ये टोटल हम यहाँ लाएंगे जमा पक्ष में 3,72,333। और अब उसमें से हम इधर की 1, 2, 3 रकम है, ये तीनों रकम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस सूचना के अनुसार बैंक खाते ले जाना है, और वो बैंक खाते आएगा 1,78,133, 1,78,133 ये डिफरेंस देखिए इसका आया। तो ये डिफरेंस जो है ये जमा तरफ में आया, तो इसको हम बैंक खाते में ले जाएंगे, उधार पक्ष में ले जाएंगे। ये देखिए बैंक खाता, और इसके उधार पक्ष में मून के पूंजी खाते 1,78,133 जो डिफरेंस है उसको यहाँ दर्शा दिए। और अब उसी तरह से चेक करते हैं जो है दूसरा भागीदार स्टार। अब आप देखेंगे कि स्टार का जमा पक्ष का योग ज़्यादा हो रहा है, तो इसका जमा हो रहा है 2,44,200, और इसको हम उधार पक्ष में लाएंगे 2,44,200 यहाँ दर्शाए। और इसमें से एक ही एंट्री खाली है अंतिम, बाकी उसको माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो रहा है 1,78,133, 1,78,133 ये डिफरेंस आया। और ये डिफरेंस किस तरफ आया, उधार, तो इसको हम बैंक खाते के जमा पक्ष में ले लेंगे। तो बैंक खाते के जमा पक्ष में स्टार के पूंजी खाते यहाँ दर्शा देंगे 1,78,133, 1,78,133 यहाँ दर्शा दिए। और अब बचा सन, तो सन का टोटल करेंगे यहाँ पर। तो इसका हो रहा है जो है 1,80 है, 30,000 है, 20,000 और 4,200, इनको जोड़ेंगे 2,34,200 आया, 2,34,200 टोटल आया। और ये टोटल यहाँ ले लेंगे 2,34,200। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई रकम नहीं है और कोई सूचना नहीं दी गई है, तो यानी जो डिफरेंस आएगा साझेदार निवृत्त हो रहा है उसको हम लोन के रूप में दर्शा देंगे। तो ये देखिए सन की लोन
तो पूरी रकम आ जाएगी 2,34,200, ये इसकी लोन आ गई। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको अंतिम बाकी पहले से ही बता दिया था, फिर आपने डिफरेंस निकाला, उसको बैंक खाते ले गए और फिर निवृत्त होने वाले साझेदार का जो रकम बचा उसको आपने लोन के रूप में दर्शा दिया। अब इसको हम पक्की तलपट में दर्शा देते हैं। तो पक्की तलपट में पहले तो ये पूंजी ले लेंगे जो हमने अंतिम बाकी निकाला है, तो इसका निकाला है हमने मूल का 3,30,333, 3,30,333 और स्टार का हमने निकाला 66,067। इनको जोड़ेंगे 3,96,400, 3,96,400, ये देखो टोटल आ गया इसका। उसके बाद सन की लोन हमने निकाला, यहाँ देखिए, तो उसकी लोन है 2,34,200, उसको यहाँ दर्शा देंगे 2,34,200, ये लोन दर्शा दिए। अब बैंक खाते को क्लोज करेंगे, तो बैंक खाते में हम उधार पक्ष का योग कर लेते हैं पहले इसके अंदर। तो उधार का टोटल इसका ज़्यादा है 3,53,133, 3,53,133, और ये टोटल हम जमा पक्ष में ले आएंगे तो 3,53,133, ये टोटल हो गया। अब डिफरेंस निकालेंगे 59,400 और 1,78,133 घटा देंगे तो 1,15,600 बच रहा है, 1,15,600, ये इसका डिफरेंस आ रहा है। और ये उधार शेष है और संपत्ति में लिखा जाएगा, तो संपत्ति पक्ष में दर्शा देंगे बैंक शेष 1,15,600, तो ये रकम यहाँ हमने दर्शा दिया। और आप देखेंगे ये भाई हमारी सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई हैं, मकान से लेकर यहाँ बैंक शेष तक, और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर है 2,40, 1,30, 80,000, 45,000, 30,000 और 1,15,600। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हो रहा है 6,40,600, 6,40,600, ये इसका टोटल हुआ। और ये इसका टोटल देख लेते हैं, इसका 3,96,400, 2,34,200 और 10,000 बराबर, इनका टोटल भी करेंगे तो वही अमाउंट आ गई 6,40,600। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न 11 जो है ये कंप्लीट हुआ इसके अंदर। और अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में देखिए, ई, एम और आई 5-3-2 में साझेदार हैं और यहाँ पर पक्की तलपट आपको बना के दिया हुआ है और सूचना देख लीजिए जरा इसमें। यहाँ पर आई जो है निवृत्त होता है, ई, एम रहेंगे और आई निवृत्त होगा, तो आई का लिखा है आई का लाभ ई और एम भाग जो उसका है 2:3 में प्राप्त करेंगे, सूचना दिया है। तो इस पर से लाभ का अनुपात निकालेंगे, नया अनुपात निकालेंगे। पेढ़ी की ख्याति दी गई है, मूल्यांकन हुआ है। फिर देनदारों में 10% रूपत ऋण बढ़ाना है, मकान की कीमत 110% करना है, यानी 10% वृद्धि करनी है, यंत्रों की कीमत में 10% कमी करनी है, और 30/6/17 को पूरा होने वाले वर्ष का बीमा प्रीमियम 24,000 चुकाया गया है। अपना देखिए वर्ष कौन सा, ये यहाँ पर पक्की तलपट का 31/3/17 है और यहाँ पर दिया है 30/6/17, तो 3 महीने का बीमा प्रीमियम एडवांस चुकाया हुआ है, अग्रिम हो गया, तो पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम है ये। और आगे दिया है सूचना कि आई की निवृत्ति के बाद ई और एम की कुल पूंजी 1 लाख रहेगी। अब ये ध्यान रखना है, उनकी कुल पूंजी कितनी रखना है, 1 लाख, और वो नए लाभांश के अनुपात में रखना है। यानी यहाँ भी आपको अंतिम पूंजी पहले से दे दिया है, तो इसको हम सब साथ में एक साथ लिख देंगे। तो पहले इसकी गणना देख लेना जरा, इसके अंदर इसकी गणना देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो EMI का पुराना अनुपात आपको दिया है 5:3:2, आई का भाग ई और एम 2:3 में प्राप्त करेंगे। तो ई को कितना मिलेगा, तो ई को मिलेगा, आई का भाग कितना है, देखिए ये 2/10 है, तो ये 2/10 जो आई का भाग है उसमें से 2/5 ई को मिलेगा, तो गुणा कर दिया तो 4/50 हो गया। उसके बाद एम को आई का भाग कितना है 2/10, इस 2/10 भाग में से कितना मिलेगा 3/5 मिलेगा, तो इसको मिलेगा 6/50। तो इस तरह से दोनों को कितना मिलेगा 4/6, तो 4:6, छोटा करेंगे तो 2:3, ये हो गया लाभ का अनुपात। अब लाभ का अनुपात हो गया, उसके बाद नया भाग निकाल लेंगे। तो नया भाग के लिए क्या होगा, पुराना भाग प्लस लाभ। ई को पहले कितना मिलता था
तो 5/10 मिलता था, उसको लाभ कितना हुआ 4/50 हुआ। इनको हर समान किया तो 29/50 हो गया। फिर एम को पहले मिलता था 3/10, लाभ कितना हुआ 6/50, हर समान किया 21/50, और इसको हर समान हो गया है तो 29:21 ये नया अनुपात आ गया। इसी अनुपात में पूंजी रखना है। दूसरी गणना, आई का हिस्सा ख्याति में 1,00,000 ख्याति का मूल्य निश्चित हुआ है, तो उसके अंदर उसका 2/10 हिस्सा निकालेंगे तो वो हुआ कितना 20,000। तो 20,000 ख्याति ये भुगतान करेंगे कौन से अनुपात में, लाभ के अनुपात में 2/5 और 3/5। तो ई के पूंजी खाते हुआ 8,000, एम के पूंजी खाते 12,000 और आई के पूंजी खाते 20,000। उसके बाद नई पीढ़ी की कुल पूंजी आपको सूचना दिया है कि 1,00,000 रखना है और नए लाभांश के अनुपात में रखना है। तो इसकी 1,00,000 पूंजी अपने लाभांश के अनुपात में, इनका लाभांश का अनुपात है आपने अभी देखा यहाँ पर, ये 29:21, 29/50, 21/50। तो ये देखिए 1,00,000 का 29/50 यानी 58,000। तो ई की अंतिम पूंजी कितनी होगी 58,000, और एम की अंतिम पूंजी 1,00,000 × 21/50 यानी कितनी होगी 42,000। तो आप पहले ये पूंजी दर्शाई देने का, इसको अंतिम पूंजी मिल गई अपने को, तो यहाँ दर्शा देंगे पूंजी खाते में, उधार पक्ष में शेष आगे ले गए। तो यहाँ पर ई और एम दोनों की पूंजी 58,000 एक तो है और एक की 42,000, इसको हमने दर्शा दिया। तो अंतिम पूंजी दिया है। अब जो इसमें डिफरेंस मिलेगा उसको हम, कोई सूचना नहीं है तो रोकड़ खाते में अंतर बता देंगे। और अब इसमें हम बाकियाँ ले लेते हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ पर है मकान 1,20,000, समायोजन भी है तो लिखते जाते हैं इसके अंदर। मकान 1,20,000, मकान के बाद है यंत्र 80,000 है, समायोजन भी है 80,000। उसके बाद है स्टॉक है यहाँ पर 30,000, तो स्टॉक हम यहाँ दर्शा दे रहे हैं 30,000, समायोजन नहीं है तो सीधा लिख दिए। उसके बाद है देनदार 40,000, तो देनदार की रकम यहाँ 40,000। रोकड़ शेष है 22,000, रोकड़ खाते में लिख देंगे, शेष आगे लाए 22,000, रोकड़ शेष 22,000 हो गया। संपत्ति पूरा हो गया। दायित्व में देखिए ईएमआई की पूंजी 60,000, 30,000, 50,000, तो तीनों की पूंजी यहाँ लिख देंगे मिला करके, शेष आगे लाए 60,000, 30,000 और 50,000। ये तीनों की पूंजी हो गई। उसके बाद अनामत फंड 50,000 है, तो अनामत फंड 50,000 है तो इसको हम बांटेंगे। तो अनामत फंड बचेगा इसके अंदर तीनों में 25,000, 15,000 और 10,000। 25,000, 15,000, 10,000 पुराने अनुपात में इसको बांट दिया, जैसे हमेशा बांटते हैं उस तरह से। और कारीगर लाभ भाग फंड दायित्व है 30,000, तो दायित्व में लिखेंगे यहाँ पर, दायित्व में 30,000। और उसके बाद है यहाँ पर लेनदार, तो लेनदार यहाँ दायित्व है 70,000, तो इसको लेनदार दर्शा देंगे 70,000। इस तरह हमारी पुरानी पक्की तलपट में से सारी बाकियाँ इसके अंदर हमने नोट कर ली। अब समायोजन में ये तो लाभ का अनुपात निकाले, पीढ़ी का देख लेते हैं मूल्यांकन। ख्याति का 1,00,000 हुआ है तो ख्याति में हमने गणना कर लिया है, तो यहाँ हम पा रहे हैं इसके अंदर देखिए ई के पूंजी खाते यहाँ उधार हो रहा है 8,000, एम के पूंजी खाते हो रहा है 12,000। तो यहाँ पर उधार पक्ष में जो है यहाँ दर्शाएंगे, तो आई के पूंजी खाते, तो यहाँ ई में बताएंगे 8,000 और एम में बताएंगे कितना 12,000। और तो आई के पूंजी खाते जमा करेंगे तो इसके ई के नाम से कितना होगा जमा 8,000 और एम के नाम से होगा 12,000। इसको 20,000 ख्याति कंप्लीट हो गई। और इसके बाद जो है अगला व्यवहार इसमें 8,000 और 12,000 के हिसाब से देनदारों पर डूबत ऋण अनामत बढ़ा के 10% से बढ़ाना है, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर देनदार यहाँ पर है 40,000, 40,000 का 10% करेंगे तो 4,000 आएगा। तो यहाँ देखिए पुराना अनामत कितना किताब में है 2,000, और हमने कितना निकाला यहाँ पर 10% किया तो कितना आया 4,000। तो 4,000 और 2,000 कितना हुआ 6,000। तो यानी कि डूबत ऋण कितना घटेगा यहाँ पर अनामत 6,000 घटेगा, और घटा के बाहर आएगा 34,000।
और 6,000 में से पुराना कितना था 2,000, तो 2,000 पुराना था तो वो तो इसमें निकल जाएगा, तो बचा कितना 4,000। तो जो 4,000 है उसकी एंट्री हम कहाँ बता देंगे, पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो पुनः मूल्यांकन के उधार में डूबती अनामत खाता है 4,000। इस तरह हमने 10% बढ़ा दिया। फिर उसके बाद मकान की कीमत 110% गिनना है, तो मकान में वृद्धि होगी। तो यहाँ मकान में 110 का मतलब हुआ 10% वृद्धि हुई, तो यहाँ 12,000 की वृद्धि हो जाएगी मकान में, और मकान की कीमत हो जाएगी 1,32,000, 1,32,000। और यहाँ मकान बढ़ेगा, पुनः मूल्यांकन में जमा होगा 12,000। फिर उसके बाद है समायोजन, यंत्रों की कीमत 10% घटानी है, तो यंत्रों के 10% कमी करेंगे, तो यहाँ पर -8,000 कमी हो जाएगी। अब यंत्र हो जाएंगे 72,000 के, और कमी हुई तो पुनः मूल्यांकन में उधार हो जाएगा, तो उधार में यंत्र आएगा 8,000 की कमी, तो 8,000। फिर उसके बाद है यंत्र का हो गया। फिर बीमा प्रीमियम दिया है, तो बीमा प्रीमियम जो है ये कितने महीने का एडवांस है, 3 महीने का एडवांस है इसके अंदर। तो 3 महीने का एडवांस है, तो उसका 24,000 के हिसाब से निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पर 24,000 और गुणे 3/12 कर देंगे, तो 3/12 कर देंगे तो 6,000 आएगा। तो यहाँ पर बीमा प्रीमियम पेशगी चुकाया, आपको जानकारी के लिए यहाँ लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर 24,000 है और उसका 3/12 एडवांस है, वो ध्यान रखना है आपको। तो 12 दूनी 24 और 2 3 6, यानी कितना आएगा 6,000 आएगा। तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम संपत्ति में वृद्धि बताता है, तो जमा कर दिए। और दूसरा इसका समायोजन जो यहाँ दर्शा देंगे संपत्ति में, तो यहाँ पर अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम हो जाएगा 6,000। 2 असर इसकी हो गई। और उसके बाद अब पूंजी का हमने पहले बता ही दिया है इसके अंदर, ये दोनों की पूंजी का यहाँ पर अंतिम शेष लिख दिया है। और इस तरह से सभी एंट्री का पुनः मूल्यांकन खाता, तो पुनः मूल्यांकन खाता में जमा पक्ष का योग इसमें ज़्यादा है, तो 12 और 6 18,000। और यहाँ पर 18,000 लाएंगे और इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 और 4 12,000, तो यहाँ 6,000 का अंतर आया। 6,000 इसको तीनों साझेदारों में बांट देंगे। इनके पुराने अनुपात 5 3 2 में 3,000 1,800 1,200, 3,000 1,800 और 1,200 बांट दिया। और इसको पूंजी खाते के जमा पक्ष में पुनः मूल्यांकन खाते 3,000 1,800 और 1,200 यहाँ दर्शा दिया हमने तीनों को। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब पूंजी खाता। पूंजी खाता में हम सबसे पहले ई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई का टोटल जो है यहाँ पर इस पक्ष में अमाउंट इसका 60,000 25,000 और 3,000, तो यहाँ हो रहा टोटल इसका 88,000। तो ये टोटल उधार में लाएंगे 88,000। उसमें घटेगा 8,000 और 58,000, तो 66,000 मतलब इसमें से माइनस होगा। तो यहाँ रोकड़ खाते जो बचेगा वो बचेगा 22,000। ये डिफरेंस आया। यहाँ सूचना नहीं है तो हमने अंतर को रोकड़ खाते लिख दिया है, तो रोकड़ या बैंक खाते अंतर दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद अब देखते हैं इसका। तो यहाँ पर अब देखिए एम का ये जाता है 12,000 और 42,000, दोनों मिला कितना हुआ 54,000। और इसको हम यहाँ लाएंगे 54,000। और अब इसमें से 30,000 है, 15,000 है और 1,800 है, इसको माइनस करेंगे तो बच रहा है 7,200। 7,200 ठीक है। तो ये एम का जमा पक्ष में आया, तो इसको हम रोकड़ में उधार कर देंगे। तो रोकड़ में उधार में एम के पूंजी खाते 7200। और ई का जो है यहाँ उधार में आया है 22,000, तो इसको रोकड़ में हम जमा कर देंगे ई के पूंजी खाते 22,000। इस तरह दोनों की एंट्री हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। और अब बचा कौन, आई का टोटल यहाँ पर दिख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर 50,000 10,000 8,000 12,000 और 1,200, तो कुल मिला के 81,200 हो रहा है, 81,200। और ये टोटल हम लाएंगे उधार पक्ष में 81,200। और इसमें से कोई यहाँ रकम दिया नहीं है,
तो जो अंतर बचेगा, यहाँ भी कोई सूचना नहीं है, तो वो लोन के नाम से हो जाएगा। तो आई की लोन खाते हो जाएगा वही रकम 81,200। ये आई की क्या हो गई, लोन। तो लोन के रूप में 81,200। और अब ये कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले हम बाकी लिख देंगे। तो अंतिम बाकी है 58,000 42,000। तो दायित्व में 58,000 और 42,000 अंतिम शेष, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया है, 1,00,000। और उसके बाद आता है आई की लोन। ये हमने आई की लोन जो निकाला, कितना निकाला इसके अंदर, 81,200। तो आई की लोन 81,200। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रोकड़ खाता बंद कर देंगे। तो इसका उधार पक्ष का योग यहाँ पर 22,000 और 7,200, 29,200 हो गया इसका, 29,200। और इसको यहाँ लाएंगे 29,200, उसमें से माइनस करेंगे 22,000, तो कितना बचेगा, 7,200। 7,200 शेष आगे ले गए, तो उधार बाकी है तो संपत्ति में आएगा। तो यहाँ संपत्ति में रोकड़ शेष हो जाएगा 7,200, यहाँ दर्शा दिए। और अब सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ देखिए 1,32, 72,000, यहाँ बचा 34,000, 30,000, 6,000 और 7,200, 2,81,200 होगा टोटल। 2,81,200 ये इसका टोटल हो गया। और इस साइड देख लेते हैं, तो इस साइड में 1,00,000 और 81,200, 30,000 और 70,000 जोड़ेंगे तो वही टोटल आया 2,81,200। इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 12 ये कंप्लीट होता है। और अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर LBW का पुराना है 2:1 अनुपात है, और 31,316 की यहाँ पर आपको जो है इनकी पक्की तलपट दी गई है। और अन्य शर्तें देख लेते हैं। W निवृत्त होता है, और उसमें मकान की बाजार कीमत 50,000 गिनेंगे, समायोजन है। स्टॉक की बही कीमत उसकी लागत कीमत से 10% ज़्यादा है, तो इसको निकालेंगे। तो लागत यहाँ उसकी लागत कीमत से लिखना है। W का निजी खर्च 500 चुकाया था, उसको लाभांश खाते में उधार हो गया था, तो इसकी असर भी बताएंगे इसके अंदर, पुनः मूल्यांकन में और पूंजी खाते। और उसके बाद है पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 हुआ, ख्याति निकालेंगे इस पर से। फिर ये देखिए W के भाग में से 5/40 भाग L और 3/40 भाग B को प्राप्त होगा। W को भुगतान पात्र रोकड़ में चुका देना है, उसकी जो रकम आएगी लोन नहीं करना है, उसको रोकड़ भुगतान कर देना है। और L और B इस रोकड़ को इस प्रकार से लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी लाभांश के नए प्रमाण में रहे। अब ये आपके लिए नया चीज़ आ गया इसके अंदर कि पुराने साझेदार जो बच रहे हैं निवृत्ति वाले के बाद, W के बाद कौन बचेगा, L और B। तो इस प्रकार से रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी लाभांश के नए अनुपात में प्रमाण में रहे। इसका मतलब ये हुआ, सारी एंट्री समायोजन करने के बाद पक्की तलपट का जब हम योग करेंगे, तो उस पक्की तलपट के योग के अंदर हम संपत्ति का योग करने के बाद दायित्व में अंतर निकालेंगे, और वो दायित्व जो निकलेगा अंतर वो पूंजी होगी। और वो पूंजी हम क्या करेंगे, उसको हम लाभांश के नए अनुपात में कर देंगे। और फिर वो पूंजी हम पूंजी खाते के उधार पक्ष में अंतिम पूंजी के रूप में लाएंगे, और फिर जो अंतर बचेगा वो रोकड़ खाते हम दर्शाएंगे। तो यानी आपके लिए ये पॉइंट जो नया है, इसको अच्छी तरह ध्यान से देखना। तो पहले हम गणना चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में LBW का पुराना अनुपात है, और W का भाग L और B क्रमशः 5/40 और 3/40 में प्राप्त करेंगे। इसका मतलब आपको लाभ का प्रमाण दे दिया इसने, कितना दिया है, 5:3, क्योंकि हर समान है। तो 5 और 3 ये लाभ का अनुपात हो गया। नया भाग निकाल लेते हैं, पुराना प्लस लाभ। तो L को पुराना मिलता था 2/5, इसके अनुसार जो दिया है, और 5/40 लाभ होता था, हर समान किया 21/40 हुआ। B को पहले मिलता था 2/5, और लाभ इसको हुआ 3/40, हर समान किया 19/40, और नया अनुपात हुआ 21:19। तो 21:19 ये इनका नया अनुपात हुआ। ये गणना हो गई। दूसरा, ख्याति के लिए W की ख्याति 80,000 में उसका हिस्सा पुराना कितना 1/5 है, तो 1/5 किए तो 16,000 ख्याति हुई, जो L और B चुकाएंगे 5:3 में, 5/8, 3/8। तो इसका मतलब कि L कितना चुकाएगा 10,000, B कितना चुकाएगा 6,000, और W को मिलेगा 16,000। ख्याति की गणना हो गई। और उसको मैंने कहा यहाँ नोट कर दिया है
कि जो समायोजन 6 है उसके अनुसार सबसे पहले आपको आर्थिक चिट्ठा कंप्लीट सारी एंट्री करने के बाद, समायोजन करने के बाद, आपको पुनः मूल्यांकन का सब कंप्लीट योग कर देने के बाद फिर आप पूंजी खाते का योग नहीं करोगे, तब सीधा क्या करोगे, पक्की तलपट का योग करोगे संपत्ति पक्ष का, जिसमें रोकड़ आपको 2000 जो है उसको उसी तरह बताना है, और उसके बाद योग करेंगे। फिर पूंजी दायित्व पक्ष में लेनदार रुपया 20,000 और चुकाना बाकी खर्च 3,000 जो आपके पुरानी पक्की तलपट में दिया हुआ है उसका योग में से घटाओगे तो आपको पूंजी अंतर निकलेगा। क्या निकलेगा, एल और बी की पूंजी निकलेगी कि यानी इसका टोटल 70,000 और इसका टोटल 23,000, तो 47,000 का डिफरेंस आएगा। तो यही एल और बी की पूंजी होगी, उसको 21:19 में बांट देंगे। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में उसको दर्शाएंगे, एल के और बी के दोनों की पूंजी दर्शा देंगे, अंतर्गत में रोकड़ खाते लिखेंगे। इसको हम इस सवाल में भी आपको समझाएंगे। तो उसमें देखिए सबसे पहले हम इसकी बाकियाँ ले लेते हैं। LBW का यहाँ पर ख्याति दिया है, पुरानी ख्याति है, तो पुरानी ख्याति हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर हमेशा की तरह संपत्ति में है तो इसको हम अपलिखित कर देंगे पुराने अनुपात में 8,000 है, तो इसको हम पहले इसको बांट देंगे तीनों भागीदारों में। तो यहाँ पर 3200, 3200, 1600 इसको बांट दिए, 3,200, 3,200 और 1600 ये बांट दिया, अपलिखित हो गई ख्याति। उसके बाद है मकान है 37,000, तो यहाँ पर दर्शा देंगे समायोजन है मकान 37,000। फिर मकान के बाद है यंत्र है 80,000, तो यहाँ पर यंत्र दर्शाएंगे इसमें, एक मिनट, मकान कितना था 37,000, और उसके बाद आता है देनदार है 13,000, तो यहाँ पर देनदार बताएंगे 13,000, और देनदार के बाद है स्टॉक 5,500 है, समायोजन है इस पर, तो स्टॉक में 5,500, और फिर है रोकड़ 2,000 है, तो हमने रोकड़ खाता बनाया हुआ है, यहाँ रोकड़ में 2,000 इतना दर्शा दिए। संपत्ति पूरा हो गया। दायित्व का ले लेते हैं, LBW तीनों की पूंजी आ गई 20,000, 12,500, 5,000, तीनों की पूंजी दर्शा देंगे 20,000, 12,500 और 5,000, तीनों साझेदारों की पूंजी हो गई। सामान्य नमद दिया है 5,000, इसको डिवाइड कर देंगे पुराने अनुपात में, तो पुराने अनुपात में सामान्य नमद 2,000, 2,000, 1,000 हो जाएगा। यहाँ पर 2,000, 2,000, 1,000 सामान्य नमद हो गया। उसके बाद ख्याति की हमने यहाँ गणना किया, देखिए एल के पूंजी खाते 10,000 है, बी के 6,000 है और डब्ल्यू के 16,000 है। तो यहाँ पर जमा पक्ष में एल के पूंजी खाते यहाँ 10,000 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू में 10,000, और यहाँ बी के पूंजी खाते डब्ल्यू में 6,000 हो गया, 16,000 जमा। और यहाँ उधार पक्ष में डब्ल्यू के पूंजी खाते एल में 10,000 और बी में 6,000 हो गया, 16,000 दोनों साइड का। फिर उसके बाद ये सब कंप्लीट हो गया समायोजन। और उसके बाद है लेनदार में इसमें 20,000 है और खर्च चुकाना बाकी 3,000 है, इसको तो हमने यहाँ दर्शा दिया है पहले से ही। लेनदार दर्शा देंगे 20,000 और चुकाना बाकी खर्च 3,000। उसके बाद समायोजन में पहला समायोजन लेंगे, मकान की बाजार कीमत 50,000 है, तो यहाँ देखिए मकान, तो मकान में यहाँ पर वृद्धि होगी तो 13,000 की वृद्धि होगी। अब ये मकान कितना हो गया 50,000, इसको पुनः मूल्यांकन में जमा करेंगे, मकान की कीमत में वृद्धि बताएंगे 13,000। दूसरा समायोजन है स्टॉक की वही कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 10% अधिक है, यानी अगर 100 रुपया माना जाए तो उसमें 10% जोड़ कितना हो जाएगा 110। तो इस तरह से यहाँ पर स्टॉक की कीमत में यहाँ ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितनी कमी होगी इसके अंदर 500 रुपये, 500 रुपये यानी 5500 गुणे 10/110 ऐसा आप करेंगे तो भी आपको आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर
स्टॉक की कीमत में 500 कमी हो जाएगी और स्टॉक कितना हो जाएगा 5000। 5000 अधिक है तो कम कर दिया हमने, यानी यहाँ पर जो है 5500 गुणे 10/110, इस तरह से आप गणना कर लेंगे तो आ जाएगा, जैसे हमने पीछे गिना भी हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 500 कमी हुई तो पुनः मूल्यांकन खाते उसको उधार कर दिया 500। फिर उसके बाद है समायोजन, यहाँ पर आगे डब्ल्यू के निजी खर्च 500 लाभांश खाते में उधार किए हैं, तो फिर उसको हम जमा कर देंगे पुनः मूल्यांकन में, उसके निजी खर्च 500 रुपये। तो ये पुनः मूल्यांकन में डब्ल्यू का निजी खर्च 500 रुपया ये हमने यहाँ पर जमा कर दिया, और उसके बाद इसको हम पूंजी खाते में उधार कर देंगे यहाँ पर। तो निजी खर्च ये रहा पुनः मूल्यांकन खाते, और डब्ल्यू में लिख देंगे हम 500, डब्ल्यू में 500, इसकी असर हो गई। उसके बाद अब समायोजन है आगे, पीढ़ी की ख्याति, तो इसको हमने दर्शा दिया ख्याति, और उसके बाद इसका हिस्सा हो गया। अब उसके बाद ये सब एंट्री कंप्लीट हो गई। तो अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता, यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाता का टोटल हो रहा है, जमा पक्ष का ज़्यादा है तो जमा पक्ष में हो रहा है 13,500, और उधार पक्ष का लाएंगे 13,500, उसमें से 500 माइनस हो रहा है तो अंतर बचेगा 13,000, और इसको हम बांट देंगे पुराने अनुपात 2:1 में, तो 5200 5200 2600 और 2600, और इसको हम पूंजी खाते में जमा ले लेंगे लाभ के रूप में 5200 5200 और 2600, ये दर्शा दिया यहाँ पर। अब आपको जैसा कि समझने एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर डब्ल्यू को भुगतान पात्र रकम रोकड़ चुका देना है, और जो एल और बी इस प्रकार से रोकड़ लाएंगे, यानी इसको चुकाने के लिए, डब्ल्यू को चुकाने के लिए एल और बी इस प्रकार रोकड़ लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नए लाभ हानि के अनुपात में हो जाए। इसके लिए अब क्या करेंगे, अब हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद कर दिए, पूंजी खाते में इसको लाके दर्शा दिए। अब हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सीधा आएंगे पक्की तलपट में। पक्की तलपट में आपको ध्यान रखना है कि रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष हमारा कितना था यहाँ पर 2000, तो 2000 यहाँ हम दर्शा देंगे, अंतिम बाकी भी यहाँ 2000 दर्शा देंगे। और अब हम पक्की तलपट का योग कर लेंगे। तो संपत्ति पक्ष में आप देखिए 50,000 है, 5,000 है, 13,000 और 2,000, इनको जोड़ेंगे 70,000 हुआ। फिर उसके बाद इसको हम लाएंगे दायित्व पक्ष में 70,000, और यहाँ पर दो अमाउंट है, एक है 20,000 और 3,000, 23,000 हुआ। इसको घटा देंगे तो बचेगा 47,000। 47,000, अब ये 47,000 जो हुआ वो एल और बी की पूंजी कही जाएगी। तो आपको ये पक्की तलपट पर से पूंजी निकालना है। तो ये पूंजी जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, देखिए 47,000 पूंजी हुई, उसको नया अनुपात 21:19 में बांट देना है। तो 21/50 और 19/50 के रूप में बांटेंगे। तो एक को मिलेगा यहाँ पर 24,675, एक को मिलेगा 22,335। तो यहाँ दर्शा देंगे पूंजी को बांट करके 24,675 24,675 और 22,325 बराबर। तो 47,000 पूंजी हो गई। अब ये पूंजी हम कहाँ से लाते हैं, पूंजी खाते के उधार में से लाते हैं, शेष आगे ले गए। तो ये पूंजी अब वहाँ पर दर्शा देंगे पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में शेष आगे ले गए, यहाँ दर्शा देंगे 24,675 24,675 और बी की 22,325 हो गया। और अब इसके बाद हम इसका अंतर निकालेंगे पूंजी खाते का। तो जो अंतर आएगा वो रोकड़ खाते दर्शा देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर। तो आप देखिए यहाँ पर एल की पूंजी यहाँ देखिए 3200 है, 10,000 है और 24,675 है। तो आप देखेंगे कि इसका ज़्यादा उधार का है, 37,875 हो रहा है, 37,875। उसको जमा पक्ष में लाएंगे 37,875, उसमें से घटेगा
यहाँ 20,000 और 2,000 और 5,200 इतना माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा रोकड़ खाते 10,675, 10,675 ये डिफरेंस आया। रोकड़ खाते जाएगा, जमा है तो उधार में आएगा, तो उधार में एल के पूंजी खाते जो अंतर आया 10,675 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद इसी तरह से डी का देखते हैं। डी का भी उधार का ज़्यादा है, 3200 है, 6,000 है और 22,325 है। इनको जोड़ेंगे तो 31,525, 31,525 हो गया। और इसको यहाँ लाएंगे 31,525, उसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर 12,500, 2,000 और 5,200, ये माइनस करेंगे तो 11,825 अंतर आया, 11,825 ये रोकड़ खाते इसका डिफरेंस आया। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी जमा में आया तो यहाँ उधार में आएगा। बी के पूंजी खाते, यहाँ बी के पूंजी खाते 11,825, 11,825 यहाँ दर्शा दिए। उसके बाद अब बचा कौन सा देता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू का टोटल है इसका अंदर, तो इसका जमा पक्ष में 5,000 है, 1,000 है, 10,000 है, उसके बाद 6,000 और 2,600, इनको जोड़ेंगे तो रहा 24,600, 24,600। अब आपकी पुस्तक में सूचना दिया है कि इसको रोकड़ भुगतान कर देना है, तो रोकड़ भुगतान करेंगे तो इसको यहाँ लाएंगे 24,600 और उसमें से 1,600 और ये 500 दो एंट्री यहाँ पर दिया है, उसको घटाएंगे तो बचेगा कितना, 22,500। ये देखिए 22,500, ये इसको हमने रोकड़ भुगतान कर दिया। तो अब समझिए आप, अब आपका सवाल कैसे हो गया कि एल ने चुकाया कितना, 10,675, बी ने कितना चुकाया, 11,825 और इस तरह दोनों का मिला करके इसको कितना मिला, 22,500 मिला। तो 22,500 इसको जो है प्राप्त होगा। तो यह दोनों चुका रहे हैं, इसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये 22,500 इसका हमने भुगतान कर दिया। अब ये 22,500 जो भुगतान किया किस तरफ किया है, उधार, तो इसको जमा पक्ष में लाएंगे डब्ल्यू के पूंजी खाते, यहाँ डब्ल्यू की पूंजी 22,500 ये भुगतान हो गया। तो अब जो सवाल में कंडीशन दिया था समायोजन नंबर 6 वो समायोजन कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ ध्यान रखना है। और अब इसका टोटल करेंगे तो इसका कुल योग आ रहा है, देखिए उधार पक्ष का योग आ रहा है इसका 2,000, 10,675 और 11,825, इनको जोड़ेंगे तो 24,500 हो रहा है, 24,500 और इस तरफ में 24,500 लाएंगे यहाँ, तो इसका 22,500 दिया तो अंतर कितना आया, 2,000। ये देखिए आपकी जो पूंजी मेंटेन हो गई, 2,000 यहाँ रोकड़ है और आपने पहले से 2,000 यहाँ रोकड़ दर्शा दिया था, वो रोकड़ यहाँ आ चुकी है, पक्की तरपट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और पूंजी खाता, रोकड़ खाता आपका टैली हो गया है और पूंजी खाता मिल गया। इस तरह से ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 11, 12 और 13 तीन प्रश्नों को लिया है और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।